नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. फेस्टीव सीजन, इयर एंड आनी गोंया खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचें अशें खीण आनी तितलीच म्हत्वाची व्यक्ती आज ह्या हिडोनाक आमचे बरोबर आसात. ते म्हळ्यार जम्मू काश्मीराचे लास्ट राज्यपाल आनी गोंयचे सद्याचे महामहीम राज्यपाल. सो वेलकम टू द शो. आई स्टार्ट बिफोर गोवा में आने से पहले कश्मीर से शुरुआत करते हैं. सो कश्मीर का जो आपका कार्यकाल रहा है, मुझे लगता है उस पर 3-4 किताबें लिखी जा सकती है. एक मैं भी लिखूंगा. और ऐसा कार्यकाल रहा है कि जिस पर शायद कल बॉलीवुड में मूवीज भी बनेंगी. कैसे था, मतलब जो छोटा कार्यकाल लेकिन देश के इतिहास के मुद्दे को नज़र में रखते हुए बहुत ही इम्पैक्टफुल कार्यकाल. कैसे आप उसका विवेचन करेंगे? एक तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सोच समझ के मुझको वहाँ भेजा गया था, और फ्रेंकली स्पीकिंग जो मेरा मैंडेट था वो था आउटरीच, डेवलपमेंट, और जो वहाँ एक निगेटिव एक तरह से कहिए उसको नैरेटिव चलाया गया था, उसको ठीक करना. मैंने जाते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी, जिसमें मैंने कहा था कि कश्मीर की समस्या दिल्ली की 60s की जो दिल्ली थी उसकी गलतियों से और कश्मीर के नेताओं की गलतियों से पैदा हुई है. दिल्ली की गलती ये थी कि वो बेईमानी से सरकारें गिराते थे. एक चुनाव तो ऐसा हो गया था कि सारे फॉर्म कैंसिल करके लोगों को जिता दिया था. उसी से टेररिज्म पैदा हुआ था. और जम्मू कश्मीर के नेताओं की ये बेईमानी थी कि वो अपने लोगों से झूठ बोलते थे, उनको ऐसे सपने दिखाते थे जो पूरे होने वाले नहीं थे. यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान को तोड़ देगा, हम अलग हो जाएंगे, अलग मुल्क बन जाएंगे, या हमको ऑटोनॉमी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह. तो इन दोनों के चंगुल में जनता फंसी हुई थी. तो मैंने इसको बिल्कुल फ्रैंकली बोला कि ये ऐसे ऐसे हुआ है. तो आप जान के आश्चर्य करेंगे, हुर्रियत के चीफ ने भी ये कहा कि भाई गवर्नर ने 50% सच बोला है. उनका 50%? हाँ, मैंने कहा मैं 100% बोलूँगा तो मैं हुर्रियत ही हो जाऊँगा. एनीवे उसका एक असर गया. और मैं वहाँ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे संपर्क में रहता था, अच्छे अफसर थे, लेकिन मैं 100% उनकी बातों पे नहीं जाता था. मैंने वहाँ लगभग 200 ऐसे लड़कों से संपर्क किया जो राष्ट्रीय गान पे खड़े होते थे, जिनमें मुझे लगता था कि इनमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, और उनसे मैं पूछता था है क्या प्रॉब्लम. उन्होंने मुझे बताया कि ना हमको दिल्ली से उम्मीद है, ना हमको पाकिस्तान से उम्मीद है, ना हुर्रियत से है, और हमारी दोनों पार्टियाँ ये तो हमारे विनाश की जिम्मेवार है. हमको तो इस वक्त हम अंधेरे में हैं और हम मिसगाइड किए जा रहे हैं बाय रिलीजियस क्लर्जी. वो हमको बताते हैं कि आप मरोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी. और आप दिलचस्प चीज़ बताता हूँ आपको मैं, एक भी किसी मौलवी का, किसी प्रोफेसर का, किसी अफसर का, किसी नेता का बेटा नहीं मरा है. ये सब साधारण घरों के बच्चे हैं जिनको ये बहका के मरवाते थे. तो उन्होंने कहा साहब ये है. तो मैंने एक पब्लिक स्टेटमेंट किया प्रेस करके कि भाई तुम एक जन्नत के लिए मर रहे हो जिसकी गारंटी नहीं है. चलो तुम्हारा रिलीजियस यकीन है, मैं उसमें दखल नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें 2 जन्नत दे रहा हूँ और बिना मरे दे रहा हूँ. एक तो ये है जहाँ जहांगीर ने घोड़े से उतर के कहा था कि दुनिया में जन्नत कहीं है तो यहीं है, यहीं है. इसको लो, हम तो यहाँ आए हैं, चले जाएंगे, तुम चलाओ इसको. और इसके बाद तुम अच्छे मुसलमान के तौर पे काम करके मरोगे तो दूसरी जन्नत भी मिलेगी. तो इसका नतीजा ये हुआ कि टेम्पर में फ़र्क आया, टेररिस्ट के भी, आपके हुर्रियत के भी, बाकी लोगों के भी, एंड टू द एक्सटेंट कि नई भर्ती बिल्कुल बंद हो गई थी, नए लड़के नहीं जा रहे थे. पथराव ऑलमोस्ट बंद हो गया था, सिर्फ वहाँ होता था जहाँ किसी गांव का लड़का उसमें फंसा हुआ हो एनकाउंटर में. और लोगों के एक जिसको मैं सेंस ऑफ फैटीग कहूँगा, वो आ गई थी कि हाँ भाई सही कह रहा है, कुछ नहीं मिलना इससे. मैंने उन्हें कहा कि भाई एलटीटी तुमसे कितनी ताकतवर संस्था थी, डेसिमेट हो गई, कुछ नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिलेगा. बातचीत से सारी दुनिया मिल जाएगी. तो लोगों में एक फीलिंग ऑफ फटीग भी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये फीलिंग आ गई थी कि नहीं ये रास्ता गलत है, और बातचीत से और
भाईचारे कुछ से नहीं हो सकता। भाईचारे से काम बनेगा। और और वही हमारे काम आया। जब हमने 370 हटाया तो मुझे अफसरान ने यहाँ तक कहा था कि साहब पहले दिन 1000 आदमी मारना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब भी कोई घटना वहाँ हुई है तो 50 लोग 60 लोग, बुरहान वानी के ज़माने में 110 लोग मरे थे, भीड़ थानों पे चढ़ जाती थी, गोली चलाना पड़ती थी। लेकिन इस बार एक आदमी सड़क पे नहीं निकला। और बड़ी बात यह है कि जो नेता लोग हैं दोनों पार्टियों के, इनको मैंने इतना इनका खुलासा करके डिस्क्रेडिट कर दिया था कि इनके लिए तो कोई, अभी भी आप जाइएगा श्रीनगर तो लोग कहेंगे जी इनको मत छोड़ना। ये वही दिलचस्प सवाल उठता है कि वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अगर ये दोनों नेता अगर बाहर रहेंगे तो शांति के लिए खतरा बन सकते हैं और डिटेंशन में रहना ही राज्य के हिसाब से बहुत फायदेमंद। मैं बताता हूँ, शुरू का काम हमने किया था पंचायत राज का चुनाव। पंचायत के चुनाव घोषित कर दिए। शेख फारूक अब्दुल्ला मेरे साथ स्टेज पे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत के चुनाव मोदी जी के लिए नहीं, हमारे लिए, हम इसमें हिस्सेदारी करेंगे। लेकिन फिर वो टेररिस्ट के दबाव में वो भी वापस हो गए, महबूबा भी हो गई, हुर्रियत ने भी अपोज किया और टेररिस्ट ने कहा कि हम गोली मार देंगे जो सरपंच लड़ेगा। लेकिन हमारी व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी कि 4000 सरपंचों के चुनाव में एक चिड़िया की कैजुअलिटी नहीं हुई। तो इन लोगों ने तय कर लिया कि हमको मतलब कन्फ्रंटेशन करना है। और ये 370 लागू होने के एक हफ्ता पहले महबूबा घूम घूम के ये कह रही थी कि अगर ये हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा पकड़ने वाला नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो ये क्लियर था कि ये हिंसा कराएंगे अगर कोई इनके कहने से करेगा तो ये तो इतना डिटेंशन तो ज़रूरी था। कहीं भी आप करते हो, अभी शहरों में ही कोई आंदोलन होता हो तो 10 लोगों को पकड़ते हो, बट ये इररिलेवेंट थे वैसे लोगों की निगाह में। आज उसी मुद्दे पर टीका हो रही है कि इतना काल बीत चुका है फिर भी वो डिटेंशन में है। आपको क्या लगता है कि कब तक डिटेंशन में रहना चाहिए और कब तक डिटेंशन? नहीं, वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। वैसे इनकी कोई बहुत जनता की निगाह में बड़ी उपयोगिता नहीं। एक आदमी इनके लिए सड़क पे नहीं आया कि इनको क्यों पकड़ा हुआ है या इनको छोड़ दो। शेख अब्दुल्ला तो 10 साल जेल में रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं रहे। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको देर तक रखें। वो लोकल, अब देखो ना 7000 फोर्सेस कल हटा दी, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही, दुकानें खुलने लगी, कारोबार चल रहा है, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। और मैं 2-3 चीज़ें आपसे भूल जाऊंगा, बता देता हूँ। तो मुझे कहा गया था कि आप आउटरीच करिए। मैंने गवर्नर हाउस को खोल दिया कि रात 2 बजे भी कोई बिना अपॉइंटमेंट के आएगा मैं उससे मिलूंगा। एक दिन शाम को 20-25 लड़के लड़कियां आए शोर मचाते हुए, मैंने अंदर बुलाया। उन्होंने कहा साहब ये हमारी मेरिट लिस्ट है जेके बैंक की और हमको नौकरी नहीं मिली। और महबूबा ने अपने एमएलएज कह दिया, उन्होंने लिस्ट बना के दे दी। वो मैंने चेयरमैन को बुला के कहा कि भाई ये क्या? उसने कहा ये सच है सब, मैं प्रेशर में किया। मैं कहा तो इनको लगाओ। कहने साहब लगाऊं? कहते ये तो 580 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, 580 लोग जो चुने गए लोग हों, पास हुए लोग हों, उनको नौकरी नहीं दे रहे थे आप। तो मैंने कहा बैंक नहीं चलेगा यार, मैं तुम्हारी जांच बैठा दूंगा, तुम इनको। उसने कहा साहब बैंक में 60% हिस्सा सरकार का है, आप फाइनेंस सेक्रेटरी को कह दें बोर्ड की मीटिंग बुलाता हूँ, वो शुरू कर देंगे, मैं पास करा दूंगा। उसने करा दिया। वो फाइनेंस सेक्रेटरी ने इनिशिएट किया, उसने सपोर्ट किया। 580 लड़कों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। और आप हैरत करेंगे, जब मैं अनाउंस करके हॉल से बाहर निकला, 150-200 बच्चे गुलदस्ता लिए हुए थे। मैं भूलता नहीं, उसमें एक छोटी सी लड़की थी, वो रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है, रो क्यों रही? तुम्हारी तो ईद हो गई आज। उसने कहा नहीं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह ने हमारे लिए भेजा था। मेरी तो सगाई टूट रही थी। इतनी लोगों को इतना इन्होंने टॉर्चर किया, इतनी बेईमानी की बच्चों के साथ। तो खैर वो काम पे लग गए। कल का अखबार आपने देखा होगा, 18 लोग उस केस में, मैं जांच बैठा के आया था, चार्जशीट हुए हैं नियुक्ति के मामले में, धांधली में। और पता कितनी नियुक्तियां अवैध थी? 2500। ये कल के सारे प्रेस में है। तो इतनी वहाँ धांधली थी, करप्शन की कोई सीमा नहीं थी। 2 बड़े डील मैंने कैंसिल किए जिनमें 150 करोड़ रुपया ठहरा रखा था। एक हाइडल का था,
एक इंश्योरेंस का था, और उनमें मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतने पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे जिनकी सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच थी। कैंसिल करते ही अगले दिन आके मुझे बताना पड़ा प्रधानमंत्री जी को कि साहब मैं ये कर आया हूँ, आप अगर गलत समझते हो तो मैं छोड़ दे। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज़। मैं उनकी तारीफ़ करूँगा पीठ पीछे कि उन्होंने कहा कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उससे वहाँ एक माहौल करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन का बना, जो बहुत दूर तक ठीक हुआ। जब अब का अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि जिसे हम लास्टिंग पीस कहते हैं, दशकों से पीस नहीं है, इसके बाद भी सब लोग कह रहे थे कि लास्टिंग पीस नहीं हो सकता। अब अगर आप देखते हैं यहाँ से तो आपको क्या लगता है, ये लास्टिंग पीस की शुरुआत है या टेम्पररी फेज है? इसके लिए नहीं, शुरुआत है, लास्टिंग पीस होगी। मैं ऐसा मानता हूँ, एक बड़ी समस्या थी कि लोग ये कहते थे सुनवाई नहीं होती। मैंने एडवाइज़र्स को कहा कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ सुनवाई करोगे। डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ सुनवाई करोगे। जब सुनवाई 75,000 चिट्ठियाँ मेरे यहाँ आई हैं जो ग्रीवेंसेस की थी, जिनमें मैं 72,000 को निपटा के आया हूँ। तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि हमारी बात सुनी जाती। आप हैरत करोगे, मैंने अपना फ़ोन फ्री कर रखा था, कोई भी करे किसी भी वक्त करे। मेरा व्हाट्सअप फ्री था। एक बच्चे का व्हाट्सअप आया कि साहब मेरा और मेरी बहन का बोर्ड का इम्तहान है, मेरा 12वीं का, उसका 10वीं का, और हमारे यहाँ बिजली नहीं है और बिजली की लाइन हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। मैंने अगले दिन उसके जनरेटर भेजा, 6 बल्ब भेजे और इंजीनियर को कहा कि किसी भी तरह इसके यहाँ लाइन। 15 दिन में मैंने उस बच्चे को एक सिर्फ व्हाट्सएप के बेसिस पे, झोंपड़ी में रहते थे वो टिन की चद्दर वाली, उसमें कनेक्शन दे दिया। उसने सारे कश्मीर में उसको घुमा दिया। तो आप कह रहे हैं कि जो काम चुनाव से जीती हुई सरकारों को करना चाहिए कभी था, नहीं, वो राजभवन को करना पड़ा। मैं आपको, मेरे पास है फ़ोन में एक कस्बे पुलवामा में एक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा था, 1 हफ्ते तक जला हुआ था। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, मैंने अगले दिन भिजवा दिया। और आप हैरत करोगे, पूरा ट्रक भर के ले गए, और डीसी था उन्हीं के यहाँ का था जो उन्हें तंग कर रहा था, उसके घर के बाहर गवर्नर जिंदाबाद के नारे लगाए उन्होंने। तो उनका जो ग्रीवेंसेस थी वो हाथ के, एक 6ठी क्लास के बच्चे ने चिट्ठी लिखी, वो मुझे मिली भी नहीं, मेरी ग्रीवेंस सेल में ही गई। उसने लिखा कि 1 हफ्ते से हमारे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे इम्तहान है। फ़ौरन बिजली ठीक की इंजीनियर्स ने जाके, और फिर उसके बाप ने उसको वायरल कर दिया। आप टीवी वाले उस बच्चे के पास पहुंच गए, तुमने चिट्ठी लिखना कहाँ से सीखा, तुमने क्या चिट्ठी लिखी, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के लोगों को ये हो गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है, फ्रेंडली है, दुश्मन नहीं है। तो अगर प्रशासन अगर लोगों तक पहुंचता है तो उग्रवाद अपने आप कम होता है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम लगाया, बैक टू विलेजेस, जिसमें IAS और KAS होता है उनके यहाँ, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनके अफसरों को कहा गया कि 3 दिन आपको गांव में रहना है। सबकी ड्यूटी लग गई, सब चले गए। जो बुरहान वानी का गांव है, वहाँ की जो पंचायत है वो मेरे फ़ोन में है, उसमें बुरहान वानी का फादर है और जाकिर मूसा का फादर उसकी सदारत कर रहा है। बहुत गांवों में ये हुआ कि गांव के लोग इन अफसरों को रिसीव करने बाहर आए कि हम तो सेक्रेटरीट में जाते थे, हमारी तो दर्शन नहीं होते थे कभी, गवर्नर साहब ने हमारे घर पे भेज दिया। तो उसका इतना अच्छा असर हुआ, और वो पूरे गांव से हिसाब लाए कि इसमें पुलिया नहीं है, यहाँ नल नहीं है, यहाँ ये नहीं है। मैंने इमीडिएटली पैसा अलॉट किया DCs को कि ये जो लाए हैं इसको इमीडिएटली आप 1 महीने में ठीक कर दें। वो उन्होंने किया। जितनी योजनाएं रुकी पड़ी थी उसके लिए हमने 8,000 करोड़ रुपया बैंकों से लिया, वो 6 महीने में सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। मैंने 52 नए डिग्री कॉलेजेस दिए। जो मेरा खाना बनाने वाला लड़का था, उसने कहा जी मेरे गांव में एक वो है जूनियर हाई स्कूल, 35 साल से है और उसको ऊपर नहीं किया किसी ने। मैंने 280 स्कूल्स को अपग्रेड किया। तो चीज़ें जब होती हुई, अच्छा, तो उग्रवाद अपने आप कम होता है। जी, होता ही है, उसका फ़र्क पड़ता है। आपको मैं अब ऑन रिकॉर्ड नहीं बताऊंगा, अलग से बता दूंगा, अभी बता ही देता हूँ। एक उग्रवादी था जिसके परिवार को पड़ोसी तंग कर रहे थे और पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही थी। वो जो वहाँ चीफ है उग्रवाद का, उसके पास पहुँचा, उससे कहा कि ऐसे ऐसे है, मेरे साथ ये हो रहा, मैं या तो मारूंगा इनको। तो उसने कहा मारो मत तुम। क्या करूं? कहने तुम अपने घर के लोगों को गवर्नर के पास भेज दो। तो उसने कहा वो थोड़े मदद करेंगे, तुम भेजो। तो मेरे पास पूरी फैमिली आ गई रोती हुई।
मैंने डीजी को बुला के पूरा थाना हटवाया, अच्छे अफसर भिजवाए, उनको जस्टिस मिला, उनके यहाँ सिक्योरिटी लगवा दी मैंने। तो जो चीफ था जो रोज़ धमकियाँ देता था, उसने 3 महीने कोई धमकी नहीं दी हम लोगों को। तो असर पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर प्रशासन ऐसा काम करे तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता? पाकिस्तान तो वहाँ कुछ कर ही नहीं सकता। लेट मी टेल यू, ये तो हम लोग पाकिस्तान का अभी जब ये पंचायत वाला हुआ है, जब 4000 लोग चुने गए, फिर लोकसभा का हुआ। पिछले लोकसभा के चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 लोग मरे थे एक दिन में। हमारे यहाँ चिड़िया भी नहीं मरी। 370 तो कितनी बड़ी चीज़ थी, जिसके लिए मुझे आपको मैं बताना भूल गया, मुझे ये भी कहा एक सेक्रेटरी ने कि सर ये तो पुलिस रिवोल्ट करेगी इस पर। तो मैं कहा तुम बेफिक्र हो। मैंने जाते ही क्या किया था कि पुलिस को जो मरने पे मिलता था वो डबल करा दिया था। जाते ही उनका जो वो है जिसको बोलते हैं हार्डशिप अलाउंस 8.5% बढ़ा दिया था। उनके बच्चों की पढ़ाई का किया था, उनके लिए क्वार्टर्स बनवाए थे, और उनके हर फंक्शन में जाता था मैं। और हर फंक्शन में मैं ये तकरीर करके तारीफ़ करता था कि फ़ौज के भी अफसर मेरे पास जो आते हैं वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उस फोर्स की तारीफ़ करता हूँ। जब 370 लग गया, ईद आ रही थी 15 दिन बाद, एक सिपाही ने भी छुट्टी नहीं मांगी, सब ने लाइन में ईद मनाई और बिल्कुल वफादारी के साथ भारत के साथ डटे रहे। एक अभी गोवा आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव था आपके लिए भी। आप एक दिन कश्मीर में हो, दूसरे दिन आप गोवा में हो। कोप अप हो गया ये बदलाव? नहीं, इसमें कोप अप होने की बात नहीं थी। ये तो ठीक उस तरह की खबर थी जैसे किसी को बॉर्डर से फिर फील्ड में भेज दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। तो मेरे लिए तो एक सहूलियत का काम था। वहाँ तो कांस्टेंट टेंशन रहता था। 9:30-10 बजे फ्री होता था मैं काम से, और उसमें भी रात में कहीं ना कहीं से जनरली तो आता था कि सब बर्फ़ गिर गई, यहाँ लोग फंस गए, 500 यात्री फंस गए, 200 यात्री फंस गए। मतलब हर वक्त फायर फाइटिंग थी। यहाँ इट्स ए पीसफुल प्लेस, लोग बहुत अच्छे। एक चीज़ कॉमन है, कश्मीरी भी बहुत अच्छे लोग हैं, कॉमन मैन बहुत अच्छे हैं। आपको बताऊं मैं, उसमें ये जो हमारा एक तो गुलमर्ग है, पहलगांव में राफ्टिंग के दौरान राफ्ट पलट गई। जो राफ्ट का मालिक था लड़का, उसने 5 यात्रियों को बचा लिया। जब खुद राफ्ट को लेने गया तो खुद डूब के मर गया। तो बेसिकली वो लोग बहुत अच्छे हैं। जो बदमाश लोग हैं वो एक कैटेगरी है, लेकिन जनरल लोग आज तक एक भी, सेफली कहूँगा मैं, एक भी टूरिस्ट के ऊपर पत्थर नहीं फेंका गया, किसी को तंग नहीं किया गया, लूटा नहीं गया। वेस्टर्न यूपी में चले जाओ आप, 4 बार लूटोगे हरिद्वार जाने तक। बिहार में चले जाओ तो वहाँ लोग अच्छे टेम्पर के हैं, वो तो उसको बिगाड़ा गया एक तरह से। जी। क्या लगता है आपको, क्या बड़ी समस्या है गोवा के सामने आज? आपने चार्ज लिया, सेटल भी हो गए, आपने बहुत जगह पे आप गए हैं गोवा में। कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें आपका अटेंशन चाहिए? देखिए, गोवा में एक तो गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं और गोवा का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, गोवा का मौसम बहुत अच्छा है, गोवा के पास बहुत कुछ है। और अभी उस दृष्टि से मैंने नहीं सोचा, चूँकि मैं तो, मेरी एक सीमा है, उसी में काम कर सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सीमा में। मैं तो जो सरकार कुछ कहे, कोई बात हो, उसमें मदद कर सकता हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है सबसे पहले तो गोवा का माइनिंग का मामला हल होना चाहिए, चूँकि गोवा के पास रेवेन्यू नहीं है, रुपए की कमी है, डेवलपमेंट नहीं होगा, और ये मसला हल हो सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि गोवा की सरकार उस तरफ बढ़ रही है, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे होगा। उसमें जो मेरी मदद होगी मैं भी करूँगा। दूसरा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तीसरा टूरिज़्म का है। कई तरह की खबरें आती हैं कि डिक्लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तो सरकारी खबर ये आई कि डिक्लाइन नहीं है, लेकिन जो हाई एंड टूरिज़्म है वो कम हो रहा है। जो टूरिस्ट आता है, क्वालिटी टूरिज़्म, उसको बढ़ाना है हमको। और मुझे लगता है उसमें हमको जिसको आप बोलते हैं मार्केटिंग बढ़ाना पड़ेगी गोवा की। आप देखो केरला का मार्केटिंग, केरला वालों का रोज़ ऐड रहता है, पॉजिटिव ब्रांडिंग होना, पॉजिटिव की लैंड ऑफ गॉड करके करते हैं।
तो हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी चीज़ें हैं, बीचेस हमारे वन ऑफ द बेस्ट हैं, लोग हमारे अच्छे हैं, तो हमको ब्रांडिंग करनी है, हमको इसका जो मार्केटिंग है वो करनी है। दूसरी चीज़ ये हुई, और तीसरी चीज़ मैं क्या किस चीज़ को कहूँ, मैं पता नहीं मेरी तरह कितने लोग सोचते हैं, लेकिन गोवा में एग्रीकल्चर की बहुत गुंजाइश है। एग्रीकल्चर की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। मैं गया यहाँ से कनकना बीच, स्ट्रेच ऑफ लैंड खाली पड़े हैं, बढ़िया ज़मीन है, उसमें सब्जी की ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक सेल्फ सफिशिएंसी भी हाँ सेल्फ सफिशिएंसी आएगी। अभी तो हमको कर्नाटक सब्जी लेना पड़ती है, और आप अगर बढ़िया सब्जी वगैरह सब करेंगे ऑर्गेनिक, बम्बई के बाजार भर जाएंगे आपके सामान। एक बात जो आपने की आने के बाद, जिसमें मुझे लगता है कि सिर्फ अक्रॉस द पार्टी नहीं, लेकिन गोवा की जनता ने भी बहुत सराहना की, वो मादई के मुद्दे पर जब आप प्रधानमंत्री जी से मिले, जब आप उस विवाद को देखते हैं और जो बवाल अभी चल रहा है, आप किस नज़रिए से देखते हैं और आगे क्या हो सकता है? देखिए, मादई का मुद्दा गोवा के लिए लाइफ लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मादई में अगर पानी कम हो गया तो आके के नीचे के स्ट्रीम में सब सॉल्टी वाटर आ जाएगा। दूसरे, आपका पानी दूसरों की सिंचाई के लिए जाए, ये अनएक्सेप्टेबल है। पीने की कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें मुझे लगता है कि गोवा के साथ ज़्यादती हुई है, चीटिंग हुई है। और यहाँ मैं पूरे नंबर दूंगा यहाँ के अपोजिशन को भी और सरकार को भी कि ये लोग इकट्ठा होके गए जावड़ेकर के पास, तो जावड़ेकर ने इनको एश्योरेंस भी दिया, लेकिन लंबा दे दिया क्योंकि कर्नाटक का चुनाव चल रहा था। तो मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो चीफ मिनिस्टर से पूछ लेता हूँ कि भाई कोई चीज़ मेरे लायक हो बता दो, या नोट दे दो, मादई पे नोट ले लिया, ये ले लिया। तो मैं जाता हूँ तो ये तो मेरी ड्यूटी है कि जिस स्टेट का मैं हेड हूँ उस स्टेट की प्रॉब्लम तो मैं जाके बात करूँगा। तो मैंने पीएम को जब बताया, उन्होंने कागज़ लिया, और मैं जब तक गोवा निवास आया हूँ तब तक मुझे जावड़ेकर का फ़ोन आ गया, और उसने कहा मलिक साहब इलेक्शन की वजह से डिले हो गया था, मैं 2 दिन में लेटर भेज दूंगा। ठीक है, 2 दिन में पढ़ रहे थे, सैटरडे संडे। मंडे मैंने फिर जावड़ेकर को फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं लेटर ड्राफ्ट कर आया हूँ, मैं आज पूना में हूँ, जाके कल सुबह में दे दूंगा। फॉर्चुनेटली उस दिन सीएम साहब भी वहाँ जा रहे थे, तो मैंने इन्हें फ़ोन करके कहा कि आप लेटर लिए बिना आना मत, लेटर लेके आना। तो लेटर हो गया, ठीक है, वो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, उसमें कोई ये नहीं कि भाई वो अबाइंस में किया या क्या, जो हम चाहते थे वो है उसमें लगभग। लेकिन अब जो उन्होंने दोबारा लिख दिया उसको लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट आई विल गो बाई द फीलिंग्स ऑफ गोवन पीपल। जैसा लोग सोचेंगे कि गलत है, क्या करना है, तो मैं अपोजिशन भी, रूलिंग पार्टी भी, गोवा के लोग, जो उनकी फीलिंग होगी, जो लड़ाई होगी, उसमें मैं शरीक रहूँगा। एक बात जो है माइनिंग के मुद्दे पर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आपका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है और आपने बहुत सरकारें देखी है, केंद्र में भी देखा है, राज्यों में भी देखी है। क्या लगता है आपको कि सबसे वायबल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि राज्य सरकार के पास अभी 3 ऑप्शंस है, एक तो अमेंडमेंट इन लोकसभा, दूसरा जुडिशियरी से जाके दाद मांगे, और तीसरा जो है वो माइनिंग कॉरपोरेशन का। जब हम ये कॉरपोरेशन वगैरह की बातें करते हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस कैन ब्रिंग सोल्यूशन? नहीं, मैंने उसके डिटेल में मैं गया नहीं हूँ, ना मुझे पता है कि ये किस लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ें तो वाइबल ही हैं। लेजिस्लेटिव एक्शन है, उससे हो सकता है, वो कर बेसिकली जोर देना चाहिए हमको लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए, और नहीं तो एक कॉरपोरेशन बना के भी कर सकते हैं। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत इन्वॉल्व है। तो आखिरी 2 सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने गोवा के फाइनेंसिस का जिक्र किया। आप जैसे नेता जिनका इतना अनुभव है, मुख्यमंत्री साहब के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब इतना टर्बुलेंट टाइम्स हो फाइनेंशियली, कि आपका मार्गदर्शन हो। क्या लगता है आपको कि टूरिज़्म और माइनिंग, जब दोनों का जो, इफ़ यू लुक एट द सिचुएशन, इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी ग्रेट, राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? राज्य सरकार को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, टूरिज़्म के सेक्टर में भी कर रहे हैं और माइनिंग का भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, और मेरी निगाह में ठीक से सरकार चल रही है, कोई उसको प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आपका माइनिंग का सॉर्ट आउट हो गया, टूरिज़्म का तो स्वतः हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा होगा खर्चने के लिए, आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर सकेंगे।
टूरिज़्म तो अदरवाइज भी बढ़ेगा, चूँकि पूरे देश में बहुत कम जगह रह गई हैं टूरिस्ट के लिए पीसफुल। ये पीसफुल जगह है। लोगों को मैंने सड़क पे किसी को जोर से बोलते नहीं देखा, झगड़ते नहीं देखा। मेरे ज़िले में तो आप 1 किलोमीटर चलोगे तो कोई झगड़ा हुआ मिलेगा, किसी का रिक्शे वाले से, किसी का किसी से। तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि गोवा में मनोहर पर्रिकर जैसे एक नेता थे जो हैवीवेट आप जिन्हें कह सकते ही वाज विद विजन, विजनरी एंड हैवीवेट कह सकते हैं, जिनका दिल्ली में भी बोलबाला था, जो अगर जाके कुछ कहे तो होता था। उनके बाद पहली बार मैंने बहुत लोगों से ये बात की है और सबको लगता है कि हमें ऐसे राज्यपाल मिले हैं जो हैवीवेट है, जिनका दिल्ली में बोलबाला है, और गोवा छोटा राज्य है, 2 एमपीस है। सो पॉलिटिकल जब वजन डालने की बारी आती है तो गोवा को हमेशा पीछे रखा जाता है। सो इस हिसाब से इन मेजर मुद्दों पर आप क्या फुल फ्लेज आगे जाएंगे गोवा के इंटरेस्ट? नहीं, मैं अगर यहाँ हूँ तो गोवा के लिए हूँ, और मैं आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, बिल्कुल मदद करूँगा। फाइनल थिंग, नया साल है, व्हाट इज योर मैसेज टू द देखिए, बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ नया साल की मैं गोवा के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये विश करता हूँ कि अगला साल उनके लिए हर तरह से संपन्नता, शांति, सुख, समृद्धि लाने वाला बने, और गोवा का नाम फैले, शोहरत फैले, गोवा को और लोग जाने जितने लोग जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बिजी शेड्यूल होकर भी, और हमें चाहिए था कि ऐसे फेस्टिव मौके पर ही ये मुलाकात हो जाए और गोवा वासियों को आपको सुनने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।